सो यस, हे टू ऑल एंड वेलकम बैक टू टेस्ट कोच प्राइम बाय एस चंद। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तुम्हारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर को फॉर योर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ सीयूईटी 2026। तो यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए मैं सबसे पहले तो एक चीज बता दूं कि 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर ये पूरे के पूरे पोर्शन को कवर कराया है। बहुत छोटे छोटे क्विक लेक्चर्स होंगे और इनको अगर तुम अच्छे तरीके से देख लेते हो तो तुम्हारा ये पूरा पोर्शन काफी बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। इफ यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रणय मिश्रा सीके इज माई हैंडल। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं और वो ये है कि तो गाइज मैं दिखाना चाहता हूं तुम्हें एक बहुत ही तगड़ी चीज तुम्हारे स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन के लिए। अगर तुम्हें बहुत तगड़ा रिवीजन करना है तो तुम चाह रहे होगे तुम्हें बहुत तगड़े से नोट्स मिल जाए, तो मैंने ये बहुत तगड़े से नोट्स तुम्हारे लिए बना दिए जहां पर तुम्हारे को पूरे सिलेबस पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के कुछ 50-60 पेजेस के नोट्स मिल जाते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर उस लिंक को तुम फॉलो करते हो तुम टेस्ट कोच प्राइम बाय एस चंद की वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, वहां पर ये तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर तुम फ्री स्टडी मटेरियल्स के सेक्शन पे जाते हो तो यहाँ पर तुम्हें बहुत तगड़े तगड़े फ्री स्टडी मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसे बहुत सारे नोट्स जो होते हैं ये मैं ही डालता रहता हूँ तुम्हारे जीआईटी के लिए। मैंने यहाँ पर जो है पॉलिटी के नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, सेम में तुम्हारे पास में आर्ट्स एंड कल्चर के भी नोट्स हैं। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से तुम सिंपली इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। लेकिन इस वेबसाइट पे सिर्फ फ्री स्टडी मटेरियल्स नहीं है, अगर तुम्हें अपनी सीयूईटी 2026 की बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमने तुम्हारे लिए बहुत ही तगड़े कोर्सेज को डिजाइन किया है जहां पर बहुत तगड़े तगड़े टीचर्स तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं। तुम अपनी नीड के हिसाब से कोई भी कोर्स को पिक कर सकते हो। लाइक अगर मान के चलो तुम्हें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ही एक कोर्स को परचेज करना है, यू कैन गेट देम एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ लाइक 2499 रुपीज। अब इस पे भी अगर तुम प्रणय 50 कूपन कोड यूज करते हो तो अप टू 50% ऑफ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। मतलब ये 2500 रुपए का बैच कुछ लाइक 1250 रुपए का हो जाएगा, ये 2000 का बैच तुम्हारा 1000 रुपए का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के तुम्हें सारे के सारे बैचेस पे 50% ऑफ तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो तुम सिंपली उस लिंक को फॉलो कर सकते हो। अब ये नोट्स और कोर्सेज अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हारी सीयूईटी 2026 एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। नाउ गोइंग बैक टू द लेक्चर। तो अगर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन टू द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है और हमारे यहाँ जो डांस फॉर्म्स हैं वो भी काफी ज्यादा डाइवर्स हैं। ठीक है, तो हम इसकी पूरी जो है हिस्ट्री को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 कोर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, दीज डांस फॉर्म्स आर अ हार्मोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ नृत्य। नृत्य मतलब प्योर डांस, नृत्य एंड एक्सप्रेसिव डांस एंड नृत्य विच इज ड्रामेटिक आर्ट। तो ये 3 कंपोनेंट्स इसके होते हैं, ये जो तुम्हारे को याद रखने। लाइक नृत्य जिसको तुम लोग ऐसे इस तरीके से NRITT करके लिखोगे, उसके बाद में नृत्य जो कि तुम्हारा क्या होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, ये प्योर डांस है, ये तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। और फिर उसके बाद में नृत्य। नृत्य क्या होता है, इट इज अ ड्रामेटिक आर्ट, जो कि 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी डांस फॉर्म के। तो ये तीनों चीजों को तुम्हारे को याद रखना है, नृत्य, देन उसके बाद नृत्य एंड उसके बाद में नृत्य। अब ये थोड़ा सा तो मैं अजीब सा साउंड कर रहा होगा, भैया क्या आप नृत्य नृत्य पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हो। देखो मैं तुम्हें सिंपल टर्म्स में समझा दूं, 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किसी भी डांस में सबसे पहले तो उसका प्योर डांस, उसके बाद में फिर उसके फेशियल एक्सप्रेशंस एंड देन ड्रामेटिकल आर्ट। ये 3 चीजों को तुम्हारे को याद रखना है और ये 3 स्पेलिंग्स को भी तुम्हारे को जो है एकदम अच्छे तरीके से याद रख लेना है। अब इसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो यहां पर से व्हाट इज द कोर थीम। ये कोर थीम क्या है इनकी, परफॉर्मेंसेस प्राइमरीली डिपिक्ट रिच थीम्स ड्रॉन फ्रॉम द इंडियन माइथोलॉजी। अब जैसे हमारी इंडियन माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी क्या बोलना चाह रहे हो, मतलब जैसे लेट सपोज अगर हम हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, हम हमारे गॉड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी डांस का जो है एक तरीके से एक प्रोटेक्स्ट होता है। तो उसी के बेसिस पे उसी की थीम्स को हम फॉलो करते हैं, डीपली स्पिरिचुअलिटी एंड उसके साथ साथ कल्चरल हिस्ट्री। उसके साथ साथ अगर हम लोग कुछ एशियंट रूट्स की बात करते हैं, सो टॉकिंग अबाउट द एशियंट रूट्स, इंडियन क्लासिकल डांसेस आर डीपली रूटेड इन द नृत्य शास्त्र, द एशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक आर्ट्स ऑथर्ड बाय द भारत मुनि। ठीक है, तो एक जो हमारी पर्टिकुलरली कुछ संस्कृत टेक्स्ट हैं जो कि हमने उठाए हैं, ठीक है, उधर पे भी ये चीजें मेंशन्ड है और उधर से हम इनको जो है पिक कर रहे होते हैं। सो वी हैव द एशियन रूट्स टू द क्लासिकल डांस फॉर्म्स। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कुछ डांस फॉर्म्स की, तो उसके अगर हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम। अब ये कहाँ पर होता है, किस स्टेट में होता है, ये होता है तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद में इसका ओरिजिन कहाँ पर है, टेम्पल डांस परफॉर्म टू प्रेज डाइटीज, मतलब हम भगवान के लिए जो है ये वाले डांस को कर रहे होते हैं। उसके बाद में की फीचर्स की अगर बात करोगे, इंटीग्रेट द फुटवर्क, इसमें मेन काम फुटवर्क का होता है। और उसके बाद में स्क्रप्चर्स, पोजेस एंड एक्सप्रेसिव अभिनय नोन एज द फायर डांस सिंबलाइजिंग द फायर एलिमेंट। ये याद रखना कि इस डांस को ही हम लोग फायर डांस बोलते हैं। अगर इसके हम कुछ नोटेबल एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं, लाइक रुक्मिणी देवी अरुंदले और यामिनी कृष्णमूर्ति,
ये दो नाम तुम्हारे को याद रखने हैं। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे, टॉकिंग अबाउट कथक, कथक जो है ये नॉर्थ इंडिया में जो है बेसिकली पाया जाता है। इसका ओरिजिन जो है इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत कथा स्टोरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिंदू टेम्पल्स एंड मुगल कोर्ट्स, ठीक है, उधर से जो है इसकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। उसके बाद में अगर की फीचर्स की बात करें, स्टोरी टेलिंग डांस कैरेक्टराइज्ड बाय दी स्पिन्स, चक्कर्स, जो आप चक्कर काटते हो कथक के टाइम पे। उसके बाद में रिदमिक फुटवर्क एंड एक्सप्रेशंस। और इसके अगर हम कुछ घरानाज की बात करते हैं, क्योंकि हर एक डांस फॉर्म के कुछ घरानाज होते हैं, ठीक है, हर एक डांस का एक घराना होता है, तो वो घराना कहाँ पर पाए जाते हैं? जयपुर में, लखनऊ में एंड बनारस में। नोटेबल एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं तो बिरजू महाराज एंड शोभना नारायण। उसके बाद अगर हम लोग तीसरे फॉर्म की अब बात करते हैं, सो दैट इज कथकली। अब ये कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है केरला में। एंड इट्स अ ब्लेंड ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक डिपिक्टिंग एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत। तो ये रामायण और महाभारत से जो है जुड़ा हुआ है। उसके बाद में कुछ की फीचर्स, हैवी रिलायंस ऑन आई मूवमेंट्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है आई मूवमेंट्स पे डिपेंड करता है। और उसके बाद में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नयन अभिनय एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। तो ये जो पूरा डांस फॉर्म है इट्स बेस्ड आउट ऑफ योर आई मूवमेंट्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। कॉस्ट्यूम की बात करें, दिस एलैबोरेट्स द कॉस्ट्यूम्स, मेकअप एंड हैवी हेडगियर, ठीक है, एक काफी बड़ा हेडगियर जो है इसमें जो भी डांसर्स होते हैं वो पहने होते हैं। उसके बाद में नोटेबल एक्सपोनेंट्स, कालामंडलम गोपी एंड मर्गी सथी, ये चीज जो है तुम्हारे को याद रखनी। अब इसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं टू द पार्ट 2, तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे अबाउट ओडिसी। इट्स फाउंड इन ओडिशा, ठीक है, एंड द origin इज दैट इट्स परफॉर्म टू प्रेज लॉर्ड जगन्नाथ, नोन एज द डांस ऑफ लव एंड डिवोशन, ठीक है। ये जो जगन्नाथ महाराज होते हैं उनके लिए बेसिकली हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद में की फीचर्स की बात करें, ग्रेसफुल फ्लूइड मूवमेंट्स, फेमस फॉर द त्रिभंगा, थ्री बैंड पोजेस, जो कि इस डांस फॉर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टाइल की बात करें, स्क्रप्चरल पोजेस इंटीग्रेट द हैंड जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस। नोटेबल एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कैलुचरण मोहपात्रा एंड संयुक्ता पनिग्राही, ठीक है, ये दो नाम तुम्हारे को याद रखने हैं। उसके बाद में मणिपुरी की अगर हम बात करते हैं, विच इज फ्रॉम ऑब्वियसली मणिपुर, ठीक है। सो दिस फोकसेस ऑन द डिवोशनल थीम्स, स्पेशली वैष्णविज्म एंड उसके साथ साथ रासलीला ऑफ राधा कृष्ण जी, ठीक है। तो ये उसको डिपिक्ट करने के लिए किया जाता है। द की फीचर्स इज दैट इट इज स्मूथ सर्कुलर मूवमेंट्स विथ मिनिमल फेशियल एक्सप्रेशंस, इसमें ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं। तो ये एक इकलौता ऐसा डांस फॉर्म है जहां पर फेशियल एक्सप्रेशंस की जो है ज्यादा बात नहीं की जाती है। उसके अलावा अगर हम लोग स्टाइल की बात करें, ग्रेसफुल हैंड मूवमेंट्स, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एंड फ्लूइड बॉडी मूवमेंट्स। उसके साथ साथ राजकुमार सिंघजीत सिंह एंड निर्मला मेहता जो है तुम्हारे को ये दो नाम याद रखने इन दिस डांस फॉर्म। गोइंग अहेड अगर हम लोग बात करते हैं कुचिपुड़ी की, सो इट्स फ्रॉम द स्टेट आंध्र प्रदेश। ओरिजिन क्या है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कुचिपुड़ी विलेज, ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय मेल ब्राह्मण्स, ठीक है। उसके बाद में की फीचर्स की बात करें, कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग, इसमें तीनों ही चीजें होती हैं, डांस भी होता है, म्यूजिक भी होता है और एक्टिंग भी होती है। स्टाइल, स्टोरी टेलिंग थ्रू दी डायलॉग्स अलोंगसाइड डांस एंड म्यूजिक, तो इसमें डायलॉग्स की भी एंट्री हो जाती है। उसके साथ साथ नोटेबल एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सो वेम्पति चिन्ना सत्यम एंड राजा रेड्डी एंड राधा रेड्डी, ये तीन नाम तुम्हारे को जो है इसमें याद रखने हैं। गोइंग अहेड गाइस अगर हम लोग वापस से आगे बढ़ते हैं, सो इफ वी विल प्रोसीड, अब देखो यहां से जो नेक्स्ट चीज आ रही है दैट इज योर मोहिनीअट्टम। तो ये कौन से स्टेट से पाया जाता है? ये इट्स डिराइव्ड इन केरला और इसका जो ओरिजिन है इट्स नेम्ड आफ्टर मोहिनी, द एन्चांट्रेस एवतार ऑफ विष्णु, रूटेड इन दी केरलास कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो ये अवतार थे विष्णु भगवान के, उनके बेसिस पे जो है ये वाले डांस फॉर्म को बनाया गया है। की फीचर्स क्या क्या है? फॉलोज द ग्रेसफुल लस्या स्टाइल। स्टाइल की अगर हम लोग बात करें, टिपिकली अ सोलो डांस परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय द फीमेल आर्टिस्ट्स, इसको जो एक्सक्लूसिवली फीमेल आर्टिस्ट्स ही परफॉर्म करती हैं। उसके बाद में नोटेबल एक्सपोनेंट्स की बात करोगे तो कालामंडलम, कल्याण कुती अम्मा, उसके बाद में मधुरी अम्मा, और फिर उसके बाद में जया प्रभा मेनन, सुनंदा नायर, राधा दत्ता, रेमा श्रीकांत एंड डॉक्टर विजय मुथला बाली, और उसके साथ साथ डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम। तो ये कुछ नाम जो है तुम्हारे को याद रखने हैं। उसके बाद में छाऊ, इट्स फ्रॉम द स्टेट ट्राइबल बेल्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, सो इट्स फाउंड इन ईस्टर्न इंडिया। ओरिजिन की बात करेंगे, सेमी क्लासिकल फॉर्म कंबाइनिंग फोक एंड मार्शल आर्ट्स ट्रेडिशन। तो यहाँ पर ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है, तभी मैंने यहाँ पर कुछ मार्शल आर्ट्स की चीजों को लगाया है। ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है कि इसमें मार्शल आर्ट्स भी इन्वॉल्व होती है। की फीचर्स क्या है? ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय ऑल मेल ट्रूप्स, ठीक है, यहाँ पर जनरली जो परफॉर्मर्स होते हैं वो मेल होते हैं। उसके अलावा जो है इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2010। सो बेसिकली तुम्हारे को ये चीज याद रखनी है कि यूनेस्को में भी ये डांस फॉर्म जो है लिस्टेड है। एक्सपोनेंट्स की बात करें, सो गंभीर सिंह मूरा, गोपाल प्रसाद दुबे, उपेंद्र विश्वाल, राजेंद्र पट्टानायक, विजेंद्र प्रताप सिंह डियो, एंड उसके साथ साथ यही कुछ एग्जांपल्स हैं जो तुम्हारे को याद रखने। फिर अगर हम लोग सत्रिय की बात करते हैं, विच इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ आसाम, इट इंट्रोड्यूस्ड बाय श्रीमंत सनकदेवा एज अ मीडियम ऑफ
वैष्णवाइट डिवोशन परफॉर्म्ड इन मोनेस्ट्रीज। समझ रहे हो, ये मोनेस्ट्रीज या जिसको हम स्पेसिफिक होकर के बात करें तो सत्राज में जो है ये परफॉर्म किया जाता है। की फीचर्स की बात करोगे, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, एक्सप्रेसिव हैंड जेस्चर्स एंड स्टोरी टेलिंग। नोटेबल एक्सपोनेंट्स इसके भी जो तुम्हारे को याद रखने हैं, डॉक्टर सुनील कोठारी, इंद्र पीपी बोरा, ये तुम्हारे को जो है नाम याद रखने हैं इस वाली चीज में। अब इसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी विल प्रोसीड। सो यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने तुम्हारे को तीन चीजें तो अभी तीन चीजें बता दी थी, नृत्य, फिर उसके बाद नृत्य एंड नृत्य, ये तीन चीजें मैं तुम्हारे को बताई थी। मतलब कि कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस, लाइक ड्रामेटिकल आर्ट, और फिर उसके बाद में प्योर डांस, कैसे कैसे ये मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर कुछ और एलिमेंट्स में भी इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वापस से, तो सबसे पहले तो नृत्य। इट्स अ प्योर रिदमिक मूवमेंट्स परफॉर्म्ड एंटायरली विदाउट एक्सप्रेशंस। तो ये प्योर डांस होता है, याद रखना, ये होता है तुम्हारा प्योर डांस। ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द मुद्रास। मुद्रास क्या होते हैं? दे आर द स्पेसिफिक हैंड जेस्चर्स। याद रखना, ये स्पेसिफिक हैंड जेस्चर्स होते हैं यूज्ड टू कन्वे द इमोशंस एंड कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स। उसके साथ साथ अगर हम लोग मुद्रास से अब आगे बढ़ते हैं, सो अगर हम बात करते हैं रसास की, द 9 कोर इमोशंस डिपिक्टेड इन क्लासिकल डांस। ये कौन कौन से 9 कोर इमोशंस है? लव, ह्यूमर, एंगर, कंपैशन, डिसगस्ट, हॉरर, करेज, पीस एंड वंडर। ये 9 कोर इमोशंस होते हैं जो कि दिखाए जाते हैं। उसके बाद में नृत्य की अगर हम लोग बात करते हैं, सो नाउ दिस इज एक्सप्रेसिव डांस यूटिलाइजिंग द हैंड जेस्चर्स, मुद्रास एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस वाला जो है पूरा काम इधर से हो रहा होता है। उसके बाद में अगर हम लोग नृत्य की बात करते हैं, विच इज द ड्रामेटिकल आर्ट, सो द ड्रामेटिक एलिमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस फोकस्ड ऑन टेलिंग अ स्टोरी। यहां से हम एक स्टोरी को डिपिक्ट कर रहे होते हैं। अब इसके बाद गाइज अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो इफ वी विल प्रोसीड, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जो तुम्हारे को इसमें बहुत ज्यादा याद रखनी है, यूनेस्को का रिकॉग्निशन। बिकॉज यूनेस्को जैसे कि तुम्हें पता है कि यूएन की एक ऐसी ब्रांच है विच फोकसेस ऑन द एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता था? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम कल्चर को जो है बहुत ज्यादा, उसके हेरिटेज को जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सो अगर हम लोग कुछ कुछ चीजों की बात करेंगे, कॉमन थीम्स इन दी क्लासिकल डांसेस लाइक माइथोलॉजी। माइथोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फॉर्म होता है, मतलब एक तरीके से जो भी चीजें हैं आइदर दे आर डिपिक्टेड फ्रॉम रामायण या फिर जो है महाभारत के थ्रू, हमारे हमारे गॉड्स के थ्रू हम एक डिवोशन शो करते हैं थ्रू दीज इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। उसके बाद में एक डिवोशन होता है टुवर्ड्स द गॉड, ह्यूमैनिटी एंड नेचर होता है, और सोसाइटी के लिए कुछ मैसेजेस होते हैं। ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। उसके अलावा intangible cultural heritage, several classical dances have been officially recognized by the UNESCO for their profound cultural significances। उसके साथ साथ कुछ ग्लोबल सिंबल्स की अगर हम बात करेंगे, फॉर्म्स लाइक भरतनाट्यम, कथक एंड अदर्स आर शोकेस्ड ग्लोबली एज सिंबल्स ऑफ इंडियाज रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज। तो ये तो जो है ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म्स हैं जो कि एक तरीके से जिनको बहुत ज्यादा रिच इन क्वालिटी माना जाता है। उसके बाद अगर गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो यहां पर से अब कुछ कुछ तुम्हारे को और चीजें जो याद रखनी है। देखो सबसे पहले तो द मदर फॉर्म दैट इज भरतनाट्यम। ठीक है, मदर फॉर्म हम किसको बोलते हैं? भरतनाट्यम को बोलते हैं। मेडिटेशन एंड मोशन, सो मणिपुरी रसलीला इज परफॉर्म्ड एज एन एक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट डिवोशन एंड मेडिटेशन। ये चीज तो बताइए, ये राधा कृष्ण जी की लिए जो है एक डिवोशन शो किया जाता है इसके थ्रू। उसके बाद में डांसिंग ऑन ब्रास, दैट इज कुचिपुड़ी डांसर्स ट्रेडिशनली परफॉर्म ऑन अ ब्रास प्लेट एज अ पार्ट ऑफ द डांस। उसके बाद में जो है मैराथन परफॉर्मेंस जो है कथक कली होती है। परफॉर्मेंसेज आर इनक्रेडिबली इलेबोरेट एंड कैन लास्ट अप टू 10 hours। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि कौन सा डांस फॉर्म जो है बहुत लंबे समय तक चलता है, तो वो है कथकली। फिर मॉडर्न रिकॉग्निशन अभी किसको मिला है? सत्रिय वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल डांस फॉर्म बाय द संगीत नाटक अकेडमी इन द ईयर 2000। ठीक है, तो ये यहां पर मैंने तुम्हारे को दो डेट्स बताई हैं, 2000 एंड 2010, जो कि मैंने एक डांस फॉर्म के लिए तुम्हारे को बताई थी। अब वो तुम्हें कमेंट करना है इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कि मैंने तुम्हारे को जस्ट 2 से 3 मिनट पहले कौन सा डांस फॉर्म के लिए बताया था कि उसको यूनेस्को ने जो है रिकॉग्नाइज किया था इन 2010। उसके बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो यहाँ पर से जो नेक्स्ट चीज आ रही है, दैट इज द इंडिया हैज टू मेजर क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशंस। अगर हम लोग अब कुछ म्यूजिक की चीजों की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो कि नॉर्थ इंडिया में ऑरिजिनेट होता है। फिर कुछ कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक जो साउथ इंडिया से इलेबोरेटेड है, लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड केरला। ठीक है, सो यहाँ पर से सबसे पहले तो इट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग मेडिवियल पीरियड, हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन एंड मुगल ट्रेडिशंस। मतलब जब मुगल थे, पर्शियन लोगों का एक तरीके से यहाँ पर एग्जिस्टेंस थी, ये उससे डराइव्ड है। वेरएस दिस इज derived from the indigenous emphasizes the कृतिस composed by saints like त्यागराजा, मुथुस्वामी दीक्षितर और उसके बाद में श्यामा शास्त्री। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंडिजीनियस जो हिस्ट्री है उस पे बेस्ड है, वेरएस दिस इज बेस्ड ऑन दी मुगल ट्रेडिशंस। उसके बाद में मेलोडिक फ्रेमवर्क्स लाइक यमन, भैरव, दरबारी एंड तोड़ी। यहाँ पर मेलोडिक पैटर्न्स लाइक हामा सधवारी, कल्याणी एंड तोड़ी
ये जो है इसके फॉर्म्स होते हैं। उसके बाद में रिदमिक साइकिल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 ताल होता है व्हिच इज 16 बीट्स एंड एक ताल होता है व्हिच इज 12 बीट्स। वेयरएज अगर तुम लोग यहाँ पर साउथ इंडिया फॉर्म मतलब कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हो, यहाँ पर जो रिदमिक साइकिल्स होती हैं दे आर आइदर आदि तला 8 बीट्स एंड रूपाका तला विच इज 6 बीट्स, तो यहाँ पर बीट्स कम होती हैं। उसके बाद में जो है सितार, सरोद, तबला, शहनाई है यहाँ पर यूज होता है, वेरएज यहाँ पर वीणा, मृदगनम एंड वायलिन का यूज किया जा रहा होता है। उसके अलावा पंडित रविशंकर सितार जो बजाते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन जो तबला बजाते हैं, एंड बड़े गुलाम अली खान जो कि वोकल आर्टिस्ट हैं। ठीक है, ये कुछ तुम्हारे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट होगा जो तुम्हें याद रखने। फिर उसके बाद अगर कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हो सो एम एस सुबुल लक्ष्मी जो कि वोकल आर्टिस्ट हैं। उसके बाद में लालगुड़ी जयारामन जो कि वायलिन आर्टिस्ट हैं, टी बाला सरमसती एंड ये डांस एंड म्यूजिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं जिनका नाम तुम्हारे को याद रखना है। इसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वी विल प्रोसीड, सो यहाँ पर से अब हम लोग बात करेंगे अबाउट दी इंडियाज डाइवर्स रीजन्स हैव रिच फोक म्यूजिक ट्रेडिशंस। जो भी डाइवर्स रीजन्स हैं उनके अपने खुद के जो है कुछ रिच म्यूजिक ट्रेडिशंस भी हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम लोग कर्नाटका की बात करते हैं तो यहाँ पर भवा गीत है करके एक पर्टिकुलर म्यूजिक फॉर्म होता है। सो हाईली एक्सप्रेसिव सॉन्ग्स फोकस्ड ऑन डिपिक्टिंग द इंटेंस इमोशंस एंड स्टोरीज। यहाँ से हम लोग इंटेंस इमोशंस को और स्टोरीज को डिपिक्ट करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग राजस्थान की बात करें, राजस्थानी फोक सॉन्ग्स जो होते हैं इंक्लूड दी फॉर्म्स लाइक कालबेलिया एंड मांड नोन फॉर देयर वाइब्रेंसी एंड यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक दी कमायाचा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं और थोड़ी सी ज्यादा वोकल ये होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पर एक म्यूजिकल फॉर्म है दैट इज बॉल, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स परफॉर्म्ड बाय वॉन्डरिंग मिनिस्ट्रल्स। ठीक है, उसके बाद में जो है आसाम में होता है एक बिहू फॉर्म, सो इट्स लाइवली रिदम स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट लाइक फेस्टिवल्स। उसके बाद में महाराष्ट्र में दिस इज लवनी। ठीक है, विच कंबाइंस बोथ द डायनेमिक म्यूजिक और उसके साथ साथ एंड डांस ऑफन एड्रेसिंग सोशल थीम्स। ये सोशल थीम्स को जो है एड्रेस करता है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे को याद रखनी है। उसके बाद में गोइंग हेड अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो यहाँ पर से अगर हम लोग कुछ कुछ चीजों की बात करते हैं, सबसे पहले तो तुम्हारे को याद रखना है कि डांस ट्रेडिशंस में क्या क्या था। 9 क्लासिकल फॉर्म्स थे जो मैंने तुम्हारे को करवाए। उसके अलावा जो है मैंने तुम्हारे को 5 की एलिमेंट्स बताए जो तुम्हारे को याद रखने हैं, विचार नृत्य, नृत्य, नाट्य, मुद्राज एंड रसाज। ये सारी चीजें याद रखनी है। क्लासिकल म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तानी, नॉर्थ इंडिया, पर्शियन इन्फ्लुएंस होता है। रगाज एंड तला, सितार एंड तबला, ये इसकी कुछ चीजें हो जाती है। कार्नेटिक फॉर्म होता है जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है। साउथ इंडिया इंडिजीनियस कृतिज, रगाज एंड तलाज, वीणा एंड मृदगनम, ये चीजों को तुम्हारे को याद रखना है। उसके बाद में जो है अगर हम लोग फोक म्यूजिक की बात करें, सो फोक म्यूजिक जो है यहाँ पर बॉल लाइक विच इज देयर इन वेस्ट बंगाल, बिहू इन आसाम, लवानी इन महाराष्ट्र, राजस्थानी इन फोक इन दी राजस्थान एंड भवगिथी इन कर्नाटका। ये चीजों को तुम्हारे को याद रखना है एंड यहाँ से तुम फिर जो है हमारे डांस एंड म्यूजिक के ट्रेडिशंस को अच्छे तरीके से समझ जाते हो। सो नाउ वी आर हेयर ऑन द पार्ट 2 ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। पिछले पार्ट में जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे पूरे डांस फॉर्म्स को और म्यूजिक ट्रेडिशंस को समझा था और अब यहाँ पर हम लोग जो है काफी चीजों की बात करने वाले हैं लाइक डिवोशनल एंड कंटेम्प्रेरी म्यूजिक, उसके साथ साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की और ग्लोबल इंपैक्ट की बात करेंगे और कुछ पेंटिंग ट्रेडिशंस की भी हम लोग बात करेंगे। तो तुम्हारा जो पेंटिंग का पोर्शन है वो भी यहाँ पर ही स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम लोग गाइज आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं तो गाइज मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हें एक बहुत ही तगड़ी चीज तुम्हारे स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन के लिए। अगर तुम्हें बहुत तगड़ा रिवीजन करना है तो तुम चाह रहे होगे तुम्हें बहुत तगड़े से नोट्स मिल जाए, तो मैंने ये बहुत तगड़े से नोट्स तुम्हारे लिए बना दिए जहां पर तुम्हारे को पूरे सिलेबस पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के कुछ 50-60 पेजेस के नोट्स मिल जाते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर उस लिंक को तुम फॉलो करते हो तुम टेस्ट कोच प्राइम बाय एस चंद की वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, वहां पर ये तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर तुम फ्री स्टडी मटेरियल्स के सेक्शन पे जाते हो तो यहाँ पर तुम्हें बहुत तगड़े तगड़े फ्री स्टडी मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसे बहुत सारे नोट्स जो होते हैं ये मैं ही डालता रहता हूँ तुम्हारे जीआईटी के लिए। मैंने यहाँ पर जो है पॉलिटी के नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, सेम में तुम्हारे पास में आर्ट्स एंड कल्चर के भी नोट्स हैं। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से तुम सिंपली इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। लेकिन इस वेबसाइट पे सिर्फ फ्री स्टडी मटेरियल्स नहीं है, अगर तुम्हें अपनी सीयूईटी 2026 की बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमने तुम्हारे लिए बहुत ही तगड़े कोर्सेज को डिजाइन किया है जहां पर बहुत तगड़े तगड़े टीचर्स तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं। तुम अपनी नीड के हिसाब से कोई भी कोर्स को पिक कर सकते हो। लाइक अगर मान के चलो तुम्हें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ही एक कोर्स को परचेज करना है, यू कैन गेट देम एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ लाइक 2499 रुपीज। अब इस पे भी अगर तुम प्रणय 50 कूपन कोड यूज करते हो तो अप टू 50% ऑफ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। मतलब ये 2500 रुपए का बैच कुछ लाइक 1250 रुपए का हो जाएगा, ये 2000 का बैच तुम्हारा 1000 रुपए का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के तुम्हें सारे के सारे बैचेस पे 50% ऑफ तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो तुम सिंपली उस लिंक को फॉलो कर सकते हो। अब ये नोट्स और कोर्सेज अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हारी सीयूईटी 2026 एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। नाउ
गोइंग बैक टू द लेक्चर, तो सबसे पहले तो कुछ डिवोशनल म्यूजिक्स की अगर हम बात करते हैं, डिवोशनल म्यूजिक फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, जो हम डिवोट करते हैं टू द गॉड। अब जैसे कि अगर हम लोग भजन की बात करें तो हम लोग भजन सुनते हो, डिवोशनल सॉन्ग्स प्रेजिंग हिंदू डाइटीज, ठीक है। उसके बाद में एकम्पनीमेंट क्या क्या होता है, ऑफन लाइक एकम्पनीड बाय द हारमोनियम एंड तबला। यहाँ पर जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, हारमोनियम या फिर तबला। उसके बाद में कव्वाली, तुम्हें पता है ये जो है बेसिकली एक सूफी डिवोशन होता है, ठीक है। एंड इट्स पॉपुलराइज्ड बाय द लेजेंडरी आर्टिस्ट लाइक नुसरत फतेह अली खान, है ना, इनके गाने तुमने सुने होंगे। उसके बाद में कीर्तन्स की अगर हम लोग बात करें, कीर्तन इज समथिंग लाइक डिफरेंट। सो यहाँ पर से कॉल एंड रिस्पॉन्स स्टाइल डिवोशनल सिंगिंग रूटेड डीपली इन दी वैष्णविज्म, ठीक है। उसके बाद में अगर हम शब्द की बात करते हैं तो ये सिख डिवोशनल हाइम्स होती हैं, ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द होली गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये सिख रिलीजन में जो है बहुत ज्यादा परफॉर्म की जा रही होती हैं। अब इसके बाद में अगर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड वी विल प्रोसीड, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग कमिंग इज दैट इज द कंटेम्पररी इंडियन म्यूजिक, जो कि क्या है, अब लाइक बॉलीवुड म्यूजिक की अगर बात करते हो, इट्स अ ब्लेंड ऑफ क्लासिकल फोक एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस डोमिनेट्स द इंडियाज म्यूजिक इंडस्ट्री, है ना। तो ये बॉलीवुड म्यूजिक तो भाई तुम लोग सुनते रहते हो, तुमने सुना ही है, तुम्हें पता ही है। इंडी म्यूजिक की बात करते हैं, इट्स लाइक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एक्सप्लोरिंग द डाइवर्स जॉनर्स लाइक रॉक, फ्यूजन एंड पॉप, ठीक है। फिर उसके बाद में फ्यूजन म्यूजिक भी होता है, सो इट कंबाइंस इंडियन क्लासिकल विद द वेस्टर्न स्टाइल्स, है ना, जैसे कि रविशंकर विद द जॉर्ज हैरिसन, ठीक है। तो ये उस तरीके का फ्यूजन म्यूजिक हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग कुछ नोटेबल मॉडर्न म्यूजिशियंस की बात करते हैं, सो ए आर रहमान जी, जो कि तुम्हें पता ही है ऑस्कर विनिंग कंपोजर है, और शंकर महादेवन या फिर अरिजीत सिंह, है ना, इनके नाम तुम्हारे को याद रखने। उसके बाद में गाइज अगर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो इफ वी विल प्रोसीड, यहाँ पर से जो है अगर हम लोग कुछ इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, जो तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में तुम्हारे कॉर्डोफोन्स में सितार, सारंगी, वीणा एंड तानपुरा है, ठीक है। ये चार को याद रखना। फिर परकर्शन इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मेम्ब्रोफोन्स होते हैं या फिर आइडियोफोन्स होते हैं, लाइक तबला, ढोलक, मृदंगम या फिर घाटम, इन चार चीजों को याद रखना। और उसके बाद में विंड इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हो, जो एरोफोन्स होते हैं, जिसमें तुम्हें लाइक फ्लूइड जैसी कोई चीज होगी, तो यहाँ पर से बेसिकली शहनाई या बांसुरी, जिसको हम फ्लूट बोलते हैं, एंड हारमोनियम, ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कुछ अदर और यूनिक लाइक रेजोनेंसेस की, सो जल तरंग, संतूर या इकतारा जो है तुम्हारे को कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, सो हम कुछ इंडियन म्यूजिक इन द ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें, जैसे रविशंकर जी की हम लोग बात करते हैं, इज पॉपुलराइज्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ऑन द ग्लोबल स्टेज। की हाईलाइट क्या है इनका, फेमसली कोलैबोरेटेड विद द बीटल्स क्लब, ठीक है। इन्होंने बीटल्स क्लब के साथ में जो है बेसिकली कोलैबोरेट किया है। ए आर रहमान जी, इनके गाने तुमने सुना है, इंटरनेशनल सिनेमैटिक अक्लेम है। की हाईलाइट की बात करें, वन 2 अकेडमी अवार्ड्स फॉर द मूवी स्लम डॉग मिलियनेयर। उसके बाद में पंडित भीमसेन जोशी की अगर हम लोग बात करते हैं, ये भी लेजेंडरी वोकल मास्टरी, लाइक वोकल मास्टरी में ये एक लेजेंड है। उसके बाद में इनके भी कुछ की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें, रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न फॉर हिज इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। तो इनको तो लाइक भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो यहाँ पर से अगर हम लोग कुछ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो जो अर्लीस्ट सोर्स है दैट इज द समावेद, एंड इज कंसीडर्ड द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक डिटेलिंग द एशियन चैंट्स एंड मेलोडीज। उसके बाद में अगर रागाज की बात करते हैं, तो जो राग लगाए जाते हैं, सर्टेन रागाज आर एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे और सीजंस, रागा मेघ फॉर द मॉनसून, ठीक है। उसके बाद में जो है अगर हम लोग बर्थ ऑफ तबला की बात करें कि तबला की बर्थ कैसे हुई थी, जो तबलाज होते हैं, सो द तबला वाज डेवलप्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, ये मुगल पीरियड के टाइम पे बनाए गए थे। उसके बाद में अगर हम लोग यूनिकनेस की बात करें, सो इंडियन म्यूजिक एम्फसाइजेस द इम्प्रोवाइजेशन मेकिंग ईच परफॉर्मेंस यूनिक। उसके साथ साथ यूनेस्को के स्टेटस की बात करें कि कितना यूनेस्को ने इसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया है, सो यूनेस्को रिकॉग्नाइज द वैदिक चैंटिंग एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया। उसके बाद गाइज अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी विल प्रोसीड, सो यहाँ पर से जो नेक्स्ट चीज आ रही है, इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स, ठीक है, जो कि हम एक लास्ट पोर्शन है जो इसमें डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 में से थोड़ा और अच्छे से एलैबोरेट करेंगे। सो यहाँ पर से इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, अ रिच ट्रेडिशन स्पैनिंग थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ब्लेंड्स माइथोलॉजी, रिलीजन एंड डेली लाइफ। एवोल्यूशन की बात करें, इट्स प्रोग्रेस थ्रू दी केव पेंटिंग्स, क्लासिकल फॉर्म्स, उसके बाद में जो है ये मिनिएचर आर्ट बनी, और फिर वही चीज जो है कुछ फोक ट्रेडिशंस बन गए। कॉमन थीम्स की बात करें, डायटीज, एपिक्स, नेचर, रॉयल कोर्ट्स एंड रूरल लाइफ। उसके बाद में यूनिक फीचर्स की बात करते हैं इंडियन पेंटिंग्स की, कि जितनी भी इंडियन पेंटिंग्स हैं उनके क्या यूनिक फीचर्स हैं। सो सबसे पहले तो चीज आ जाती है मटेरियल, लाइक यूजेस ऑफ द नेचुरल पिगमेंट्स एंड मटेरियल्स लाइक वेजिटेबल डाइज, गोल्ड एंड सिल्वर, इस सब का यूज किया जाता था, ठीक है, अंदर इंडियन पेंटिंग्स। फिर कुछ सिंबोलिज्म होता था, किसी चीज को वो जो है सिंबलाइज करते थे। सो कलर्स एंड पैटर्न्स कैरी डीप स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। उसके बाद में इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, सो इट्स डीपली इंटरकनेक्टेड विद अदर आर्ट फॉर्म्स लाइक म्यूजिक, डांस एंड लिटरेचर, जो की चीज तुम्हारे को याद रखनी है। इसके बाद अगर हम लोग गाइज आगे बढ़ते हैं,
सो इफ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पोर्शन, सो दैट इज द एशियंट इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स। इसकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो अगर हम लोग केव पेंटिंग्स की बात करते हैं, नाउ व्हाट आर दीज केव पेंटिंग्स? ये जो केव्स के अंदर पेंटिंग्स की जाती थी, क्या ये वही चीज है? नहीं, इसको समझो अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो अजंता केव्स में, जो कि महाराष्ट्र में है, renowned for their Buddhist like frescoes depicting the Jataka tales created between the 2nd century CE and 6th century BC like CE। सो ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। उसके बाद में एलोरा केव्स की बात करेंगे, जो कि अगेन महाराष्ट्र में है। सो ये जो है फीचर्स दी हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन आर्ट फॉर्म्स इंक्लूडिंग दी इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड पेंटिंग्स। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आगे बढ़ोगे तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, जो कि एमपी में है। ये तीन चीजें तुम्हें याद रखनी है गाइस, अजंता केव्स, एलोरा केव्स एंड भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, जो कि एमपी में है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग शोकेसिंग दी हंटिंग सीन्स, एनिमल्स एंड डेली लाइफ, जो कि डेटिंग बैक टू दी 10,000 BCE। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद में अगर हम लोग और बात करते हैं अबाउट दी मूरल पेंटिंग्स, सो दे आर फाउंड इन दी ग्रैंड टेम्पल्स लाइक बृहदेश्वरा, जो कि तमिलनाडु में है, एंड मत्तनचेरी पैलेस, जो कि केरला में है। डिपिक्ट दी रिच माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड कल्चरल थीम्स। इनकी जो है कुछ एक माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, इनके जो है अपने अपने पर्टिकुलर कोई एक थीम होती है जो ये फॉलो करते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग गाइस आगे बढ़ेंगे, सो इफ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पोर्शन, सो यहाँ से अब हम लोग अगेन अगर कुछ चीजों की बात करें लाइक मिनिएचर पेंटिंग्स जितनी भी हो गई। अब ये मिनिएचर पेंटिंग्स क्या की लाइक क्या है? सो इनकी अगर तुम बात करते हो, दे आर डेवलप ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड इन द रॉयल कोर्ट्स। ये रॉयल कोर्ट्स में जो है डेवलप की गई थी। मेजर स्टाइल्स क्या होती है? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी एंड दक्कन मिनिएचर। सो की फीचर्स क्या है? इंटीग्रेट दी डिटेलिंग, वाइब्रेंट कलर्स एंड यूज ऑफ द नेचुरल पिगमेंट्स। यहाँ पर भी नेचुरल पिगमेंट्स यूज होते थे। थीम्स लाइक कोर्ट लाइफ, बैटल्स एंड सीन्स फ्रॉम द एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत। ठीक है, तो ये उसके सीन्स को जो है डिपिक्ट करती थी। उसके बाद में अगर हम लोग कुछ तंजोर पेंटिंग्स की बात करते हैं, जो तमिलनाडु में पाई जाती है, नोन फॉर देयर रिच कलर्स, गोल्ड फॉइल एम्बेलिशमेंट्स एंड रिलीजियस थीम्स। तो यहाँ पर गोल्ड का यूज किया जाता है। डिपिक्शंस की बात करें, ऑफन डिपिक्ट हिंदू डाइटीज, स्पेशली लॉर्ड कृष्णा एंड गॉडेस लक्ष्मी। ठीक है, तो ये भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी जी को जो है डिपिक्ट करने के लिए ये पेंटिंग्स बनाई गई थी। उसके बाद में अगर हम लोग अगेन आगे बढ़ते हैं, सो अगर हम लोग कुछ कुछ चीजों की और बात करते हैं लाइक दी फोक एंड ट्राइबल आर्ट पेंटिंग स्टाइल्स, तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मधुबनी, जो कि बिहार का फॉर्म है। ठीक है, सो ऑरिजिनेटेड इन दी मिथिलर रीजन, फीचर क्या करता है? ज्योमेट्रिक पैटर्न्स एंड वाइब्रेंट कलर्स। थीम्स की बात करें सो नेचर, माइथोलॉजी एंड डेली लाइफ। उसके बाद में जो है अगर हम वर्ली की बात करते हैं, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है, इट्स क्रिएटेड बाय दी वर्ली ट्राइब। फीचर क्या करता है? यूजेस सिंपल शेप्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स एंड लाइंस। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल शेप्स होते हैं जिसके थ्रू इसको बनाया जाता है। थीम क्या है? डिपिक्ट दी रूरल लाइफ, फार्मिंग एंड फेस्टिवल्स। उसके बाद में पत्ता चित्र, जो कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। सो इट इज द ट्रेडिशनल स्क्रोल पेंटिंग्स ऑन क्लॉथ और ड्राइड पाम लीव्स। तो ये दो चीजों पे बनाई जाती है, यही इसकी यूनिकनेस है कि ये या तो जो है क्लॉथ पे बनाई जाएगी या फिर ड्राइड पाम लीव्स पे बनाया जाता है। थीम क्या है? स्टोरीज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड कृष्ण जी। उसके बाद में जो है अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट सौरा, विच इज फाउंड इन उड़ीसा। सो ट्राइबल आर्ट विजुअली सिमिलर टू वर्ली। ठीक है, थीम्स क्या गए? फोकस स्पेशली ऑन दी सौरा डाइटीज एंड रिचुअल्स। उसके बाद में राजस्थान में क्या पाया जाता है? फाड़, जो कि बेसिकली लॉन्ग स्क्रोल पेंटिंग्स होती हैं, ऐसे लंबे लंबे स्क्रोल्स वाली पेंटिंग्स। थीम क्या होती है? नरेटिंग फोक टेल्स ऑफ द डाइटीज लाइक पाबूजी एंड देव नारायण। तो ये सारी चीजों को तुम्हारे को याद रखना है इन दी फोक एंड ट्राइबल आर्ट। ठीक है, उसके बाद गाइज अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो इफ वी विल प्रोसीड, यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद में सबसे पहले तो अब मैं अगर तुम्हारे को कुछ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स की लाइक बारे में बताता हूँ, तो सबसे पहले तो कंपनी पेंटिंग्स। ये क्या होता है? ये जो 18 टू 19th सेंचुरी में आई थी। सो हाइब्रिड स्टाइल, देखो कंपनी का मतलब यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम की बात हो रही है, तभी 18 टू 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। हाइब्रिड स्टाइल डेवलप ड्यूरिंग दी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। सब्जेक्ट मैटर क्या था? डिपिक्टेड इंडियन लैंडस्केप्स, मॉन्यूमेंट्स एंड डेली लाइफ स्पेशली फॉर दी ब्रिटिश पैट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में था, पियोनियर्ड बाय दी अबंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, एंड ब्लेंडेड दी ट्रेडिशनल इंडियन थीम्स विद मॉडर्न टेक्निक्स। इंस्पिरेशन क्या थी इनकी? डीपली इंस्पायर्ड बाय मुगल, राजपूत एंड अजंता स्टाइल्स। उसके बाद में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जो कि 1947 में बना, फाउंडेड बाय दी लेजेंडरी आर्टिस्ट लाइक एम एफ हुसैन, एफ एन सूजा एंड एस एच रजा। इनके नाम तुम्हारे को याद रखने। फोकस क्या था? चैंपियन दी मॉडर्निस्ट एंड इन्फ्यूज्ड विद दी लाइक इंडियन थीम्स। समझ रहे हो कि ये मॉडर्निस्ट आर्ट भी है लेकिन ये इंडियन थीम्स को भी फॉलो करती है साइमल्टेनियसली। उसके बाद में अगर हम लोग लाइक यूनेस्को की रिकॉग्निशन की बात करें कि पेंटिंग्स को भी यूनेस्को ने कैसे रिकॉग्नाइज किया है, सो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो इंटेंजिबल लाइक कल्चरल हेरिटेज, सेवरल इंडिजीनियस इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज टू प्रिजर्व देयर एशियंट लिविंग टेक्निक्स। रिकॉग्नाइज स्टाइल्स कौन कौन सी? इंक्लूड दी मधुबनी एंड पत्तचित्र। ठीक है,
उसके बाद में अगर हम लोग कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें, सो हिस्टोरिकल साइट्स कंटेनिंग एशियंट इंडियन पेंटिंग्स हैव बीन प्रोटेक्टेड फॉर ह्यूमैनिटी। रिकॉग्नाइज्ड साइट्स हैं कौन कौन सी? अजंता केव्स, उसके बाद में एलोरा केव्स भी है, एंड भीमबेटका रॉक शेल्टर्स जो कि एमपी में पाए जाते हैं, दे आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिनको यूनेस्को प्रोटेक्ट भी करता है कि वो विद टाइम जो है एक तरीके से खराब ना हो। अब उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं एक तुम्हारे को क्विक रिकैप फिर से दे दूं अबाउट ऑल द इंडियन पेंटिंग्स, तो यहाँ पर टेंजोर पेंटिंग है विच इज ऑफन यूज लाइक द एक्चुअल जेमस्टोन्स एंड गोल्ड फॉइल। यहाँ पर जो एक्चुअल जेमस्टोन्स या गोल्ड फॉइल का यूज किया जाता है। वर्ली आर्ट इज ट्रेडिशनली क्रिएटेड यूजिंग द राइस पेस्ट एंड व्हाइट पिगमेंट डायरेक्टली ऑन द मड वॉल्स। पत्तचित्र आर्टिस्ट जो होते हैं, दे आर incredibly traditional, maintaining the exact techniques passed down through the generations. उसके बाद में मुगल मिनिएचर्स की अगर हम लोग बात करें, so are heavily influenced by the Persian art and were originally used as illustrations for the manuscripts. उसके बाद यहाँ पर ये तुम्हारा जो है पेंटिंग वाला जो भी पूरा पोर्शन है वो भी एंड होता है, क्योंकि तुमने एक रिकैप भी ले लिया। So now we are starting with the part 3 of Indian art and culture. यहाँ पर हम लोग बात करेंगे about the festivals and handicrafts. I hope so तुमने part 1 and part 2 को देख लिया होगा, और यहाँ पर हम लोग इस specific portion को डिस्कस करने वाले हैं। प्रणय मिश्रा CK is my Instagram handle. I hope so you guys are following me on Instagram. उसके साथ साथ before going ahead मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि तो गाइज मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हें एक बहुत ही तगड़ी चीज तुम्हारे स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन के लिए। अगर तुम्हें बहुत तगड़ा रिवीजन करना है, तो तुम चाह रहे होगे तुम्हें बहुत तगड़े से नोट्स मिल जाए, तो मैंने ये बहुत तगड़े से नोट्स तुम्हारे लिए बना दिए, जहां पर तुम्हारे को पूरे सिलेबस पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के कुछ 50-60 पेजेस के नोट्स मिल जाते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर उस लिंक को तुम फॉलो करते हो, तुम टेस्ट कोच प्राइम बाय एस चंद की वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, वहां पर ये तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर तुम फ्री स्टडी मटेरियल्स के सेक्शन पे जाते हो, तो यहाँ पर तुम्हें बहुत तगड़े तगड़े फ्री स्टडी मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसे बहुत सारे नोट्स जो होते हैं ये मैं ही डालता रहता हूँ तुम्हारे जीआईटी के लिए। मैंने यहाँ पर जो है पॉलिटी के नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, सेम में तुम्हारे पास में आर्ट्स एंड कल्चर के भी नोट्स हैं। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से तुम सिंपली इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। लेकिन इस वेबसाइट पे सिर्फ फ्री स्टडी मटेरियल्स नहीं है, अगर तुम्हें अपनी सीयूईटी 2026 की बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमने तुम्हारे लिए बहुत ही तगड़े कोर्सेज को डिजाइन किया है, जहां पर बहुत तगड़े तगड़े टीचर्स तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं। तुम अपनी नीड के हिसाब से कोई भी कोर्स को पिक कर सकते हो। लाइक अगर मान के चलो तुम्हें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ही एक कोर्स को परचेज करना है, यू कैन गेट देम एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ लाइक 2499 रुपीज। अब इस पे भी अगर तुम प्रणय 50 कूपन कोड यूज करते हो, तो अप टू 50% ऑफ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। मतलब ये 2500 रुपए का बैच कुछ लाइक 1250 रुपए का हो जाएगा, ये 2000 का बैच तुम्हारा 1000 रुपए का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के तुम्हें सारे के सारे बैचेस पे 50% ऑफ तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो तुम सिंपली उस लिंक को फॉलो कर सकते हो। अब ये नोट्स और कोर्सेज अगर तुम यूज करते हो, तो तुम्हारी सीयूईटी 2026 एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। नाउ गोइंग बैक टू द लेक्चर, अब अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद योर इंडियन फेस्टिवल्स और उनकी कल्चरल सिग्निफिकेंसेस क्या है। ये वो फेस्टिवल्स हैं जो तुम बचपन से मनाते हुए आ रहे हो, और तुम्हारे को इनकी कहीं ना कहीं कहानी पता भी है। जैसे कि दिवाली को तुम जानते हो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोला जाता है, और ये यहाँ पर हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं जब राम जी जो है बेसिकली अयोध्या वापस लौट करके आए थे। उसके बाद में होली की अगर हम लोग बात करते हैं, सो इट इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, और यहाँ पर हम लोग क्या चीज को सेलिब्रेट करते हैं? द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट दुर्गा पूजा, तो यहाँ पर तुम जानते हो कि कैसे जो है माता दुर्गा ने महिषासुर को हरा करके उनकी जो विक्ट्री हुई थी, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। इस पूरे 9 दिन का ये त्योहार जो होता है। उसके बाद में ईद उल फित्र, ये भी चीज तुम्हें पता है कि जो रमजान का एक पवित्र महीना होता है, उसका जब एंड होता है तो जो ईद आती है उसको हम क्या बोलते हैं? ईद उल फित्र। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे गाइस, सो नाउ डिस्कसिंग दी क्रिसमस। अब क्रिसमस जैसे कि तुम्हें पता है दैट दिस इज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके बाद में ओनम की अगर हम लोग बात करते हैं, हाईएस्ट फेस्टिवल इन दी केरला विद ट्रेडिशंस लाइक वलम कली, बोट रेसेस जो होती हैं, जो कि तुमने देखी होंगी रील्स पे कभी। पोंगल की अगर हम लोग बात करते हैं, इट्स सेलिब्रेटेड इन दी तमिलनाडु टू ऑनर द सन गॉड। ये सन की पूजा यहाँ पर जो है करी जा रही होती है। उसके बाद में बिहू की अगर हम बात करें, ये एक असमीज फेस्टिवल है, मेकिंग द हार्वेस्ट सीजन, है ना। सो मार्किंग दी हार्वेस्ट सीजन के जब क्रॉप्स जो होती है उनको हार्वेस्ट करने का टाइम आ जाता है, तब इसको जो है सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर से अब अगर हम लोग कुछ कुछ लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं। अब देखो जैसे कि योगा की अगर हम लोग बात करें, रिकॉग्नाइज्ड इन दी 2016 फॉर इट्स ग्लोबल सिग्निफिकेंस एंड प्रैक्टिस। उसके बाद अगर हम लोग अब कुंभ मेला की बात करते हैं, सो इट्स इंस्क्राइब्ड इन 2017 एज अ कल्चरल एंड रिलीजियस गैदरिंग। उसके बाद में ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग की बात करें, सो रिकॉग्नाइज्ड इन 2008 फॉर इट्स ओरल ट्रेडिशन, ठीक है। रामलीला की अगर तुम बात करते हो, सो ड्रामेटिक एनेक्टमेंट ऑफ द लाइक लाइफ ऑफ लॉर्ड राम, इंस्क्राइब्ड इन 2008, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं छाओ डांस, इट्स अ ट्राइबल मार्शल डांस रिकॉग्नाइज्ड इन 2010। तो ये जितनी भी डेट्स हैं
ये तुम्हारे को याद रखनी है बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अगर हम लोग गाइज आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग बात करते हैं आप कुछ इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स की ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर से सबसे पहले तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स आर अ डीप रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्रीज रिच कल्चरल हेरिटेज, डाइवर्सिटी एंड वास्ट आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। ये दिखाता है कि हमारा जो कल्चर है वो कितना डाइवर्स है। उसके बाद में प्रीडोमिनेंटली क्रिएटेड बाय द हाईली स्किल्ड आर्टिशियंस रिप्रेजेंटिंग अ यूनिक ब्लेंड ऑफ एवरीडे यूटिलिटी एंड ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद में दिस आल्सो एक्ट एज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द इंडियाज इकोनॉमी, सक्सेसफुली प्रोवाइडिंग वाइटल एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ आर्टिशंस। कि ये एक एम्प्लॉयमेंट का ये ऑक्यूपेशन भी है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं सो यहां पर से नेक्स्ट क्या चीज आ रही है, अगर हम कुछ रीजनल हैंडीक्राफ्ट्स की बात करेंगे जो रीजन के बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखे हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे अबाउट फुलकारी जो कि पंजाब में पाया जाता है, सो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी होती है फीचरिंग दी फ्लोरल पैटर्न्स कॉमनली यूज्ड इन दी शॉल्स, दुपट्टास एंड फैब्रिक्स। उसके बाद में चिकन करी जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ का जो है एक तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट फॉर्म है। सो इंटीग्रेट दी हैंड एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम लखनऊ नोन फॉर इट्स डेलिकेट एंड रिफाइंड पैटर्न्स। उसके बाद में जरी एंड जरदोजी, ठीक है, जो कि अगेन उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और गुजरात में पाया जाता है। एम्ब्रॉयडरी की जाती है यूजिंग गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स वाइडली यूज इन दी ब्राइडल वेयर एंड सेरेमोनियल अटायर्स। उसके बाद में पश्मीना शॉल्स जो कि तुम्हें पता है जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, मेड फ्रॉम फाइन कश्मीर वूल नोन फॉर इट्स सॉफ्टनेस एंड वार्मथ। कैसे वो बहुत पतला होकर के भी बहुत गर्म होता है। उसके बाद में जो है अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर से नेक्स्ट चीज जो आ रही है दैट इज अगेन तुम्हारे, अगर हम लोग कुछ मेटल की बेस्ड चीजों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ब्लू पोटरी जो कि क्या होती है बेसिकली राजस्थान में पाई जाती है। सो फेमस फॉर इट्स यूज ऑफ ब्लू डाई एंड इंटीग्रेट द फ्लोरल पैटर्न्स प्राइमरीली क्राफ्टेड इन जयपुर। ये जयपुर में प्राइमरीली जो है पाया जाता है। उसके बाद में बिडरी वेयर जो कि कर्नाटका में पाया जाता है, मेटल इनले वर्क फीचरिंग द इंटीग्रेट डिजाइंस क्राफ्टेड फ्रॉम अ ब्लैकेंड अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, ठीक है। उसके बाद में टेराकोटा की अगर हम बात करते हैं जो कि वेस्ट बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु में पाया जाता है। ये एक तरीके से अर्दनवेयर नोन फॉर इट्स यूटिलिटी एंड आर्टिस्टिक वैल्यू यूज्ड टू क्रिएट पोट्री, स्कल्पचर्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। जो कि तुमने यहाँ पर देखा होगा कि कुछ ऐसे तुमने कुछ हॉर्स के पीसेस देखे होंगे, है ना, जो कि कुछ डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं। ढोकरा की अगर हम बात करते हैं विच इज फाउंड इन छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, अ फॉर्म ऑफ मेटल कोटिंग like casting using the lost wax technique used to create the tribal figurines and jewelry and utensils, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं सो इफ वी विल प्रोसीड नेक्स्ट चीज पे अगर हम लोग आते हैं सो यहाँ पर से हम लोग बात करेंगे कुछ अगेन और रीजनल हैंडीक्राफ्ट्स की, पेंटिंग्स की, ट्राइबल आर्ट्स की। तो पेंटिंग्स की अगर हम लोग बात करते हैं कलमकरी, देखो अब ये तो तुम पिछले पोर्शन में पढ़ते ही आ रहे हो लेकिन मैं फिर भी एक बार तुम्हारा रिवीजन करा रहा हूँ, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाया जाता है। इट्स हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल्स थीम्स ऑफ इन डिपेक्ट एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत। उसके बाद में जो है पत्तचित्र की अगर हम बात करते हैं जो कि उड़ीसा या वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, ट्रेडिशनल स्क्रोल पेंटिंग्स होती हैं विद माइथोलॉजिकल थीम्स। उसके साथ साथ वर्ली आर्ट की बात करते हैं जो महाराष्ट्र में पाया जाता है, क्रिएटेड बाय दी वर्ली ट्राइब, है ना, यूजिंग सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, जो कि तुम्हें मैंने बताया भी था कि ये यहाँ पर जो है सिंपल लाइन, सर्कल या स्क्वायर्स का यूज करके जो है इस पूरे आर्ट फॉर्म को डिजाइन करते हैं। उसके बाद में सौरा पेंटिंग्स की अगर हम बात करें जो ओडिशा में पाई जाती है, सिमिलर टू दी वर्ली बट फोकसेस ऑन सौरा डाइटीज एंड रिचुअल्स। उसके बाद में बंबू एंड केन क्राफ्ट्स की अगर हम बात करें जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है, सो यूज टू क्रिएट दी बास्केट्स, फर्नीचर एंड डेकोरेटिव आइटम्स जो कि बनाए जा रहे होते हैं। उसके बाद अगर गाइज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सो यहाँ पर से जो नेक्स्ट चीज आ रही है दैट इज द यूटिलिटी बेस्ड हैंडीक्राफ्ट्स। अब कुछ यूटिलिटी बेस्ड हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाए गए, जैसे कि कोई बैग बनाया गया या फिर कोई पॉट बनाया गया या फिर जो है कोई एक ऐसे लाइक बॉक्स बनाया गया। सो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसकी, सो ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स होते हैं जो उत्तर प्रदेश या केरला में बनाए जा रहे होते हैं, नोन फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी एंड आर्टिस्टिक डिजाइन। उसके बाद में जूट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो वेस्ट बंगाल में बनाए जाते हैं, इको फ्रेंडली क्राफ्ट्स लाइक बैग्स बनते हैं या फिर मैट्स बनते हैं या रग्स बनते हैं। उसके बाद में अगर हम वुड कार्विंग की बात करें सो यहाँ पर से कश्मीर या राजस्थान में ये पूरा काम किया जा रहा होता है, इंक्लूड्स फर्नीचर, ज्वेलरी बॉक्सेस एंड डेकोरेटिव आइटम्स जो है प्रिपेयर किए जा रहे होते हैं यूजिंग वुड। उसके बाद अगर हम लोग गाइस आगे बढ़ेंगे सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि यूनेस्को ने कैसे रिकॉग्नाइज किया इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को, कि हाथ से बनाई हुई जो चीजें हैं उनको यूनेस्को ने कहां तक रिकॉग्नाइज किया है। सो कच्छ एम्ब्रॉयडरी जो होती है इट्स रिकॉग्नाइज फॉर इट्स वाइब्रेंट डिजाइंस एंड मिरर वर्क, ठीक है। वैदिक चैंटिंग एंड कलमकरी जो होती है इट्स रिप्रेजेंट दी इंडियाज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे गाइस सो यहाँ पर से नेक्स्ट चीज जो आ रही है दैट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि हैं। अब यहाँ पर से अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोटेक्ट्स सेवरल हैंडीक्राफ्ट्स सच एज पश्मीना, कंचीपुरम सिल्क एंड मधुबनी आर्ट, है ना। उसके बाद में इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स लाइक ग्लोबली।
है ना। ग्लोबली हमारे लेवल पे शायद ही कोई है जो इतना ज्यादा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाता है, हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। ईच रीजन ऑफ इंडिया हैज इट्स यूनिक क्राफ्ट। हर रीजन में अगर तुम जाते हो एक यूनिक क्राफ्ट दिखती है। लाइक अगर तुम कश्मीर चले जाओ तो यहाँ पर पश्मीना शॉल होते हैं, और अगर तुम महाराष्ट्र आ जाओ तो यहाँ पर वर्ली ट्राइब जो है कुछ वर्ली आर्ट बना रही होती है। सो ऑफन इंस्पायर्ड बाय लोकल कल्चर एंड द ट्रेडिशंस। उसके बाद में द हैंडीक्राफ्ट sector provides livelihood to over 7 million artisans and including many women and rural communities। तो ये हेल्प करता है बहुत ज्यादा लाइक वुमेन एम्प्लॉयमेंट में, और साथ साथ जो रूरल कम्युनिटीज होती है वहां पर जो काम ही उनको यही करना आता है तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में ये हेल्प करता है। और यहाँ पर 7 मिलियन का मतलब है कि 70 लाख से ज्यादा लोग जो हैं यही चीजों को करके अपना घर चलाते हैं। तो ये एक फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन भी है जो तुम्हें याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां पर से जिस हम नेक्स्ट चीज पे आ रहे हैं, हम देखो सबसे पहले तो यहां पर से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट दी हैंडीक्राफ्ट्स। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि एनएचडीपी है, दिस प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द आर्टिसंस। उसके साथ साथ जो है मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज की जो स्कीम्स हैं, दिस प्रमोट्स द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ग्लोबली थ्रू एग्जीबिशंस एंड फेयर्स। उसके बाद में जीआई रजिस्ट्री जो होती है, सो दिस प्रोटेक्ट्स द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो आपके खुद के आईपी राइट्स भी होते हैं खुद पे। ठीक है, उसके बाद में जो है अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे गाइस, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पार्ट 4 ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। आई होप सो तुमने पार्ट 1 2 3 को जो है देख लिया होगा। यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर जो है हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द इंडियन लिटरेचर एंड एपिक्स। ठीक है, और बिफोर स्टार्टिंग गाइस आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रणय मिश्रा CK इज माय हैंडल। एंड गोइंग अहेड मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूँ जो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगी, जो ये है कि तो गाइस मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हें एक बहुत ही तगड़ी चीज तुम्हारे स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन के लिए। अगर तुम्हें बहुत तगड़ा रिवीजन करना है तो तुम चाह रहे होगे तुम्हें बहुत तगड़े से नोट्स मिल जाए, तो मैंने ये बहुत तगड़े से नोट्स तुम्हारे लिए बना दिए जहां पर तुम्हारे को पूरे सिलेबस पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के कुछ 50-60 पेजेस के नोट्स मिल जाते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर उस लिंक को तुम फॉलो करते हो, तुम टेस्ट कोच प्राइम बाय एस चंद की वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, वहां पर ये तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर तुम फ्री स्टडी मटेरियल्स के सेक्शन पे जाते हो तो यहाँ पर तुम्हें बहुत तगड़े तगड़े फ्री स्टडी मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसे बहुत सारे नोट्स जो होते हैं ये मैं ही डालता रहता हूँ तुम्हारे जीआईटी के लिए। मैंने यहाँ पर जो है पॉलिटी के नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, सेम में तुम्हारे पास में आर्ट्स एंड कल्चर के भी नोट्स हैं। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से तुम सिंपली इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। लेकिन इस वेबसाइट पे सिर्फ फ्री स्टडी मटेरियल्स नहीं है, अगर तुम्हें अपनी सीयूईटी 2026 की बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमने तुम्हारे लिए बहुत ही तगड़े कोर्सेज को डिजाइन किया है जहां पर बहुत तगड़े तगड़े टीचर्स तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं। तुम अपनी नीड के हिसाब से कोई भी कोर्स को पिक कर सकते हो। लाइक अगर मान के चलो तुम्हें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ही एक कोर्स को परचेज करना है, यू कैन गेट देम एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ लाइक 2499 रुपीज। अब इस पे भी अगर तुम प्रणय 50 कूपन कोड यूज करते हो तो अप टू 50% ऑफ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। मतलब ये 2500 रुपए का बैच कुछ लाइक 1250 रुपए का हो जाएगा, ये 2000 का बैच तुम्हारा 1000 रुपए का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के तुम्हें सारे के सारे बैचेस पे 50% ऑफ तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो तुम सिंपली उस लिंक को फॉलो कर सकते हो। अब ये नोट्स और कोर्सेज अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हारी सीयूईटी 2026 एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। नाउ गोइंग बैक टू द लेक्चर। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले एक ओवरव्यू को समझ लेते हैं कि जो इंडियन लिटरेचर है उसका एक ओवरव्यू क्या है। तो अगर सबसे पहले तुम उसकी हिस्ट्री की बात करो, इट हैज अ हिस्ट्री ऑफ ओवर 3000 इयर्स बिगिनिंग विद द एशियंट वैदिक टेक्स्ट evolving through classical, medieval and modern periods। उसके साथ साथ अगर themes की बात करो तो range widely from the spirituality, mythology and philosophy to love, politics and social issues। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर से बात करते हैं अबाउट द लाइक दे आर रिटन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग संस्कृत, तमिल, हिंदी, बंगाली, उर्दू एंड इंग्लिश। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। ये भी याद रखना है कि हमारा जो लिटरेचर है वो 3000 साल से ज्यादा पुराना है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वी विल प्रोसीड, तो सबसे पहली चीज तो वैदिक लिटरेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर से अगर तुम लोग ऋग्वेदा की बात करोगे तो इट इज द ओल्डेस्ट नोन टेक्स्ट कंटेनिंग हाइम्स डेडिकेटेड टू डाइटीज लाइक अग्नि एंड इंद्र। फिर उसके बाद में समवेद जो है इट्स फोकस्ड ऑन मेलोडीज एंड चांट्स यूज्ड इन दी रिचुअल्स। उसके बाद में यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करते हैं, 4 वेद होते हैं क्योंकि तीसरा वेद जो यजुर्वेद है, दिस कंटेन्स दी प्रोज एंड वर्सेस फॉर सैक्रिफिशियल रिचुअल्स। उसके बाद में अगर हम अथर्ववेद की बात करते हैं, दिस इंक्लूड्स दी हाइम्स, स्पेल्स एंड इनकांटेशंस फॉर एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो ये चारों वेदों को तुम्हारे को याद रखना है। उसके बाद में इनके अंदर जो उपनिषाद्स होते हैं, जो इनके फिलोसॉफिकल एक्सटेंशंस होते हैं, ये भी तुम्हें याद रखना है दैट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट एक्सप्लोरिंग द कॉन्सेप्ट्स लाइक ब्राह्मण एंड आत्मन। ठीक है, ये चीजों को तुम्हारे को याद रखना है। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द एशिएंट इंडियन एपिक्स। अब जैसे कि रामायण, ये तुम सबको जो है रामायण के बारे में पता है, ये राम जी की कहानी होती है। ठीक है, सो इट्स रिटन बाय वाल्मीकि, इट नरेट्स द लाइफ ऑफ लॉर्ड राम एंड हिज क्वेस्ट टू रेस्क्यू सीता जी।
ठीक है, एंड कंपोज्ड इन दी संस्कृत एंड कंसिस्ट ऑफ 24,000 वर्सेज। इसके अंदर कितने वर्सेज हैं? 24,000 से ज्यादा वर्सेज हैं अक्रॉस दी 7 बुक्स कांड्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? कांड्स बोलते हैं। अब जैसे जो सुंदर कांड हम बोलते हैं, है ना, बहुत सारे हमारे घरों पे जो है सुंदर कांड पढ़ा जाता है, तो वो इसका ही एक जो है पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में जो है फोकसेस ऑन दी ड्यूटी, धर्म, डिवोशन एंड राइटियसनेस, मतलब कैसे जो है सही चीजें करना जरूरी है, वो यहाँ पर हमें सिखाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर से अगर हम लोग बात करें इसके पहले पोएट की, तो वो थे आदि कवि, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं महाभारत की, है ना, तो यहाँ पर से इट्स एट्रीब्यूटेड टू व्यास। इट इज द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड विथ ओवर like 1 lakh verses, focuses on the कुरुक्षेत्र वॉर बिटवीन दी पांडवास एंड कौरवास। तो ये किस किस के बीच में एक युद्ध हुआ था? पांडवास और कौरवास के बीच में जो एक जो है युद्ध हुआ था। दिस कंटेन्स दी भगवद गीता, अ स्पिरिचुअल डिस्कोर्स बाय लॉर्ड कृष्ण। उसके साथ साथ जो है इट एक्सप्लोर्स द एथिक्स, मोरालिटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। उसके बाद अगर गाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड वी विल प्रोसीड, सो जो नेक्स्ट चीज आ रही है, अगर हम लोग कुछ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर की बात करते हैं, अब जैसे कि कालिदास के बारे में अगर आप जानते हो, ही इज लाइक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग इनके कुछ कुछ काम की बात करेंगे, सो लाइक इनको जो है अभिजनना शकुंतलम, द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, अ प्ले अबाउट लव एंड डेस्टिनी। उसके बाद मेघदत्त, द क्लाउड मैसेंजर, अ लिरिकल पोएम अबाउट सेपरेशन एंड लॉन्गिंग। ये दो चीजें तुम्हारे को याद रखनी है। उसके बाद में जो है भाषा की अगर हम बात करें, सो अर्लीस्ट नोन प्ले राइट फेमस फॉर प्लेज लाइक स्वप्नवसनदेव, लाइक स्वप्नवसवदत्ता, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करना जो है मुश्किल होता है गाइस। उसके बाद में जो है बना भट्टा की अगर हम बात करते हैं, सो ऑथर्ड कदम्बरी, वन ऑफ द अर्लीस्ट नोबल्स इन संस्कृत। ये तीन चीजों को जो है तुम्हारे को याद रखना है, कालिदास, भाषा एंड बना भट्टा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो यहाँ पर से कुछ रीजनल लिटरेचर की बात करें, हम जैसे अगर साउथ में जाते हो और तमिल के लिटरेचर की बात करते हो, सो तमिल लिटरेचर, द संगम लिटरेचर, ये जो है 300 BCE से 300 CE तक लिखा गया था। इंक्लूड्स द वर्क्स ऑन लव, वॉर एंड हीरोइज्म। यहाँ पर जो है तिरुकुरल बाय थिरुवल्लर इज अ क्लासिकल टेक्स्ट ऑन द एथिक्स एंड मोरालिटी, ये याद रखना। फिर उसके बाद में कन्नड़ की लिटरेचर की अगर तुम बात करते हो, दिस इंक्लूड्स वर्क्स लाइक कवि राजमर्ग बाय किंग अमोघ वर्ष एंड पंप भारत, ठीक है। ये दो वर्ड्स तुम्हारे को याद रखना है। उसके बाद में बंगाली लिटरेचर की बात करते हो, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। उनकी गीतांजलि विच वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913, एंड बंकिम चंद्र चैटर्जीज आनंद मत विच फीचर्स द पेट्रियोटिक सॉन्ग वंदे मातरम। ये दो नाम तुम्हारे को जो है याद रखने हैं इन दी बंगाली लिटरेचर। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगेन, सो यहाँ पर से कुछ रीजनल लिटरेचर को हम वापस से डिस्कस करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हिंदी लिटरेचर की अगर तुम बात करते हो, क्योंकि हिंदी लिटरेचर भी हमारी पूरे कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी की उनकी गोदान एंड कर्म भूमि एक्सप्लोर सोशल एंड रूरल थीम्स। हरिवंश राय बच्चन जी, है ना, जो कि अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं, उनकी मधुशाला, अ पोएटिक मास्टरपीस। उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट अगर तुम बात करते हो अबाउट द उर्दू लिटरेचर, सो मिर्जा गालिब्स गजल आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर डेप्थ एंड ब्यूटी। सादत हसन मंटोज स्टोरीज कैप्चर द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, कि यहाँ पर जो है कैसे जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था उसके बारे में यहाँ पर चीजें लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद गाइज अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो यहाँ पर अगर हम मॉडर्न इंडियन लिटरेचर की बात करते हैं, जैसे अगर इंग्लिश राइटर्स की बात करोगे तुम, कुछ लाइक आर के नारायण हो गए, है ना, जिन्होंने मालगुडी डेज या फिर द गाइड इसके बारे में लिखा है। फिर उसके बाद में अरुंधति रॉय की बात करते हो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बुकर प्राइज 1997 अवार्ड जीता था इन्होंने। सलमान रश्दाय मिडनाइट्स चिल्ड्रन बुकर प्राइज जीता था 1981 में। उसके बाद में जो है कुछ कंटेम्प्रेरी रीजनल राइटर्स की बात करोगे तो झुम्पा लहरी, है ना, जो कि इंटरप्रेटर थे ऑफ मेलोडीज, पुलिटर प्राइज 2000 में जो है इन्होंने जीता था। उसके बाद में जो है महाश्वेता देवी, जिन्होंने 1084 माँ, ये जो है बंगाली लैंग्वेज में लिखी थी। उसके बाद में यू आर अनंतमूर्ति, जिन्होंने संस्करा कन्नड़ लैंग्वेज में जो है लिखी थी। तो ये तुम्हारे को याद रखना है, और उन्होंने एक ग्लोबल इंपैक्ट भी क्रिएट किया था, ये चीज भी तुम्हारे को याद रखनी है। गोइंग अहेड अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो यहाँ पर से यूनेस्को का क्या रिकॉग्निशन है इन सारी चीजों पे, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वैदिक चैंटिंग को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है, कुंभ मेला को रिकॉग्नाइज किया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है एज एन फर्स्ट एशियन नोबल लॉरिएट इन दी लिटरेचर जो है उनको रिकॉग्नाइज किया गया। उसके साथ साथ याद रखना है मई 2024 के
कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। यूनेस्को रिकॉग्नाइज 3 इंडियन लिटरेरी वर्क्स इन इट्स मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर्स, जिसमें क्या क्या था, रामचरितमानस है ना, an epic poem written by Tulsidas, a 16th century bhakti poet. It tells the story of Lord Rama, an avatar of Vishnu, the Hindu god. उसके बाद में पंचतंत्र, जो कि एक लिटरेरी वर्क है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज। उसके साथ साथ में याद रखना है तुम्हारे को सहृदयालोक लोकना, अ लिटरेरी वर्क दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज। तो इसमें 3 नाम याद रखने हैं, रामचरितमानस, उसके बाद में पंचतंत्र, और उसके साथ साथ जो है सहृदयालोक लोचन। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारे को जो है बेसिकली याद रखनी है। उसके So now we are starting with the Indian art and culture part 5, और इस part 5 के अंदर हम लोग इंडियन लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स और कल्चरल फैक्ट्स को जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स ऑलरेडी कर दिए हैं, आई होप सो तुमने वो देख लिया। एंड दिस मार्क्स द एंड टू योर इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये लास्ट पार्ट होने वाला है। अब गाइस मैं तुम्हें बता दूं दैट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रणय मिश्रा CK इज माय हैंडल, एंड उसके साथ साथ मैं तुम्हें एक और बहुत तगड़ी चीज बताना चाहता हूं जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी CUET के, एंड दैट इज, तो गाइस मैं दिखाना चाहता हूं तुम्हें एक बहुत ही तगड़ी चीज तुम्हारे स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन के लिए। अगर एक तुम्हें बहुत तगड़ा रिवीजन करना है, तो तुम चाह रहे होगे तुम्हें बहुत तगड़े से नोट्स मिल जाए, तो मैंने ये बहुत तगड़े से नोट्स तुम्हारे लिए बना दिए, जहां पर तुम्हारे को पूरे सिलेबस पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के कुछ 50-60 पेजेस के नोट्स मिल जाते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर उस लिंक को तुम फॉलो करते हो, तुम टेस्ट कोच प्राइम बाय एस चंद की वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, वहां पर ये तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर तुम फ्री स्टडी मटेरियल्स के सेक्शन पे जाते हो, तो यहाँ पर तुम्हें बहुत तगड़े तगड़े फ्री स्टडी मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसे बहुत सारे नोट्स जो होते हैं ये मैं ही डालता रहता हूँ तुम्हारे GIT के लिए। मैंने यहाँ पर जो है पॉलिटी के नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, सेम में तुम्हारे पास में आर्ट्स एंड कल्चर के भी नोट्स हैं। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से तुम सिंपली इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। लेकिन इस वेबसाइट पे सिर्फ फ्री स्टडी मटेरियल्स नहीं है, अगर तुम्हें अपनी CUET 2026 की बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमने तुम्हारे लिए बहुत ही तगड़े कोर्सेज को डिजाइन किया है, जहां पर बहुत तगड़े तगड़े टीचर्स तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं। तुम अपनी नीड के हिसाब से कोई भी कोर्स को पिक कर सकते हो। लाइक अगर मान के चलो तुम्हें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ही एक कोर्स को परचेज करना है, यू कैन गेट देम एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ लाइक 2499 रुपीज। अब इस पे भी अगर तुम प्रणय 50 कूपन कोड यूज करते हो तो अप टू 50% ऑफ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। मतलब ये 2500 रुपए का बैच कुछ लाइक 1250 रुपए का हो जाएगा, ये 2000 का बैच तुम्हारा 1000 रुपए का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के तुम्हें सारे के सारे बैचेस पे 50% ऑफ तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो तुम सिंपली उस लिंक को फॉलो कर सकते हो। अब ये नोट्स और कोर्सेज अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हारी CUET 2026 एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। नाउ गोइंग बैक टू द लेक्चर, तो अगर हम सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, तो देखो यार सबसे पहले तो कुछ चीजें जो तुम्हें नहीं पता है मैं तुम्हें बता दूं, दैट जो महाभारत है वो सबसे लेंथीएस्ट लॉन्गेस्ट एपिक है इन द वर्ल्ड विद ओवर 1.8 मिलियन वर्ड्स, जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा वर्सेस है। उसके साथ साथ द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन गोवा इन 1556 बाय द पोर्टुगीज। एक पुर्तगीज इंसान था जिसने जो है बेसिकली उसको सेटअप किया था। उसके साथ साथ इंडियाज रीजनल लैंग्वेजेस हैव प्रोड्यूस्ड अ वास्ट एंड डाइवर्स बॉडी ऑफ लिटरेचर शोकेसिंग कंप्लीटली यूनिक कल्चरल नैरेटिव्स। उसके साथ साथ कुछ चीजों को जो तुम्हें और याद रखना है, जतका टेल्स एंड पंचतंत्र आर अमंग द अर्लीस्ट कलेक्शंस ऑफ फेबल्स इन हिस्ट्री। ठीक है, शकुंतला बाय कालिदास was one of the very first Indian works to gain wide recognition in Europe as well। मतलब यहाँ पर ग्लोबल रिकॉग्निशन पहली बार किसी इंडियन वर्क को मिला था, तो वो किसको मिला था? शकुंतला को मिला था। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर से अब हम लोग बात करेंगे कि इंडियन लैंग्वेजेस, अब क्योंकि इंडिया का कल्चर जो है इतना डाइवर्स है ना, तो हमारे यहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस भी हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले तो बात करें कुछ लैंग्वेजेस को, लाइक सारी की ही सारी जितनी भी लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस दी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस अंडर द 8th। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, सो यहाँ पर से द डाइवर्स लैंडस्केप, इंडियाज होम टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डाइवर्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप्स, क्योंकि यहाँ पर हम एक शायद से इकलौता ऐसा देश है जिसके अंदर 22 से ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद में द नंबर्स 2011 सेंसस जो है ओवर 19,500 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर लाइक वर स्पोकन। समझ रहे हो, मतलब जो 2010-11 का जो सेंसस है उसका रिकॉर्ड ये बोलता है कि 19,500 से ज्यादा लैंग्वेजेस या फिर डायलेक्ट्स बोल दो। अब तुम सोच रहे हो भैया इतनी लैंग्वेजेस कैसे पॉसिबल है, लेकिन इतने डायलेक्ट्स जो है पाए गए हैं इन दैट रिकॉर्ड। और अभी इसके बाद में शायद ये नंबर में भी बढ़ भी गया हो। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो अगर हम कुछ लाइक 4 मेजर लैंग्वेज फैमिलीज की अगर हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले तो इंडो आर्यन ब्रांच की अगर हम बात करते हैं, जिसका पार्ट कौन कौन है? हिंदी,
बंगाली, मराठी। उसके बाद में जो है अगर हम द्रविडियन ब्रांच की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका पार्ट कौन कौन है, यहाँ पर जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर मलयालम लैंग्वेजेस आ जाती हैं जो साउथ का पार्ट है मोस्टली। उसके बाद में अगर हम तिब्बतो बर्मन ब्रांच की बात करते हैं, तिब्बतन ब्रांच, तो यहाँ पर तुम्हारी मणिपुरी या बोडो लैंग्वेज जो है आ जाती है। उसके बाद में अगर तुम ऑस्ट्रो एशियाटिक ब्रांच की बात करते हो तो यहाँ पर संताली या फिर खासी जैसी जो है लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जो तुम्हारे को याद रखनी है। अब इसके बाद में गाइस अगर हम लोग बात करेंगे अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है, और उनके रोल क्या क्या है। अब जैसे हिंदी की अगर हम बात करते हैं, सो इट्स रिटन इन दी देवनागरी स्क्रिप्ट, मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, है ना, ये हमारी मातृभाषा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल, ठीक है। उसके बाद में जो है इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, दिस एक्ट्स एज एन एसोसिएटेड लाइक ऑफिशियल लैंग्वेज वाइडली यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशनल एंड कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है। अब जैसे कि स्कूल्स भी जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम ही होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जो है सिखाई जा रही होती है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे, सो यहाँ पर जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं जो तुम्हें याद रखनी है। सबसे पहले तो असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी। उसके बाद में मलयालम और मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत। उसके साथ साथ जो है सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी। ये पूरी लैंग्वेजेस तुम्हारे को याद रखनी है। इसके बाद अगर गोइंग अहेड आगे बढ़ेंगे, सो स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी यूज होती हैं यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले तो अगर हम देवनागरी की बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं याद रखना, एसोसिएटेड लैंग्वेज कौन सी है और यूनिक फीचर्स है, यूजेज क्या क्या है। तो अगर हम बात करें देवनागरी की, तो हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली जो है इसी फॉर्मेट में लिखी जा रही होती है। उसके बाद में जो है बंगाली, असमीज स्क्रिप्ट की अगर तुम बात करते हो, सो इट्स शेयर्ड बाय बंगाली, असमीज एंड मणिपुरी, ठीक है। तमिल स्क्रिप्ट की अगर तुम बात करते हो तो उसका स्पेशल यूज केस क्या है, यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर तमिल, ठीक है। उसके बाद में तेलुगु स्क्रिप्ट की अगर तुम बात करते हो, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर दी तेलुगु। उसके बाद में जो है मलयालम स्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं, यूज्ड सोनली फॉर मलयालम। तो ये 5 स्क्रिप्ट जो है तुम्हारे को याद रखनी है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो यहाँ पर से जो है अगर और कुछ स्क्रिप्ट्स की तुम बात करते हो, अब जैसे कि यहाँ पर आ जाती है कन्नड़ स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये कन्नड़ लैंग्वेज के लिए होती है। परसो अरेबिक स्क्रिप्ट की अगर बात करते हो तो इट्स यूज्ड फॉर उर्दू एंड कश्मीरी, ठीक है। उसके बाद में ऑल चिकी स्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं, सो यूज्ड फॉर दी संथली लैंग्वेज, है ना। उसके बाद में रोमन स्क्रिप्ट की अगर तुम बात करते हो तो ये कॉमनली यूज्ड फॉर दी कोंकणी एंड इंग्लिश। कोंकणी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो रोमन स्क्रिप्ट के हिसाब से जो है चल रही होती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, सो कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करते हैं जो एंटीक्विटी या कल्चर पर बेस्ड हैं। अब जैसे कि तमिल की बात करोगे, इन 2004 द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लैंग्वेज विद अ रिच लिटरेरी ट्रेडिशन। संस्कृत की बात करते हो, नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स एंड द बेसिस ऑफ एशियंट इंडियन टेक्स्ट, ठीक है। कन्नड़ा की बात करते हैं, अ द्रविडियन लैंग्वेज विथ लिटरेरी वर्क्स डेटिंग बैक ओवर 1000 ईयर्स। तेलुगु की बात करते हो, फीचर्स आर रिच लिटरेरी ट्रेडिशन एंड यूनिक स्क्रिप्ट। मलयालम की बात करते हो, अ द्रविडियन लैंग्वेज विथ क्लासिकल एंड मॉडर्न लिटरेरी वर्क्स। ये चीजों को तुम्हारे को इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 2004 से 2013 तक याद रखना होता है। गोइंग अहेड अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो यहां पर से नेक्स्ट चीज जिसमें हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अरे भाई पेज आगे बढ़ जाओ, ओके। सो द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कुछ रिसेंट एडिशंस किए गए हैं, जैसे 2014 में ओडिया को ऐड किया गया था, नोन फॉर इट्स एशियन टेक्स्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। अगर कुछ न्यू अपडेट्स की बात करोगे तो जो 2024 में रिकॉग्निशन किए गए हैं, लाइक मराठी, पाली, प्रकृत, उसके साथ साथ असमीज एंड बंगाली, इन सबको जो है ऐड किया गया था। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे, सो यहाँ पर से जो नेक्स्ट चीज आ रही है दैट इज द इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया, जो कि अभी शायद से एक तरीके से नॉन एग्जिस्टेंट बनती जा रही हैं। सो ग्रेट एंडेमनीज लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द इंडिजीनियस ट्राइब्स इन द अंडमान आइलैंड्स। उसके बाद में जो है कोडवा, अ द्रविडियन लैंग्वेज जो कि कर्नाटका में बोली जाती है। शोम्पेन, इट्स लाइक स्पोकन इन तमिलनाडु, ठीक है। ये लाइक बाय स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन इन दी निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। सॉरी एक छोटा सा कंफ्यूजन था, मैंने तमिलनाडु बोला, ये निकोबार आइलैंड्स में होता है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारे को, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि यूनेस्को ने बोला है कि ये इंडेंजर्ड है, मतलब कि ये एक तरीके से नॉन एग्जिस्टेंट बनती जा रही हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, सो कुछ यूनिक फीचर्स की बात करते हैं ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस। तो सबसे पहली चीज तो मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं तो मल्टीपल डायलेक्ट्स भी होते हैं। मोस्ट इंडियंस आर बायलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल, ऑफन फ्लुएंट इन देयर मदर टंग हिंदी और इंग्लिश एंड अ रीजनल लैंग्वेज। जैसे कि
लोग जो है अपने रीजन के अकॉर्डिंग एक डायलेक्ट को यूज करते हैं। हिंदी उनको नॉर्मल आती ही है और इंग्लिश जनरली आती है, तो वो बायलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल होते हैं। उसके साथ साथ जो है फोनेटिक नेचर होता है। इंडियन स्क्रिप्ट्स आर फोनेटिक, मीनिंग ईच कैरेक्टर करस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक साउंड, एक स्पेसिफिक साउंड होता है। उसके बाद में डाइवर्सिटी की बात करें, सो ईच रीजन हैज इट्स यूनिक लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी रिफ्लेक्टेड इन इट्स लैंग्वेज, है ना। जैसे हरियाणा में जाकर के जब तुम हरियाणवी सुनते हो तो वो बहुत ज्यादा ठेठ हो जाती है, लेकिन जैसे ही अगर तुम लोग किसी एक ऐसे स्टेट में मूव करते हो जहां पर बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज है, तो वो उनके टोन में ही होता है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे गाइस, तो यहाँ से जो नेक्स्ट चीज आ रही है, नेक्स्ट चीज जो आने वाली है, दैट इज टू दी लाइक कंट्रीब्यूशन टू दी ग्लोबल लिंग्विस्टिक्स, कि कैसे हमने कंट्रीब्यूट किया है टू दी ग्लोबल लिंग्विस्टिक्स। इसकी अगर हम बात करें लाइक संस्कृत, है ना, इट इज द फाउंडेशन ऑफ द मेनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड इन्फ्लुएंस्ड लैंग्वेजेस लाइक थाई, खिमिर एंड जेवनीस, ठीक है। उसके साथ साथ तमिल की बात करें, इसने कैसे कंट्रीब्यूट किया, सो इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग क्लासिकल लैंग्वेज। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी तो तुम्हें पता ही है, अमंग द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ग्लोबली, थर्ड आफ्टर इंग्लिश एंड मैंडरिन। तो इंग्लिश और मैंडरिन के बाद में जो है ये तीसरी ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग कमिंग इज कि यहाँ पर जो है अगर हम लोग बात करते हैं कुछ इनिशिएटिव्स की टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द इंडियन लैंग्वेजेस, क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। तो एक हमारी जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस विच इज CIIL, ठीक है, दिस प्रमोट्स एंड डेवलप्स इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद में जो है स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, जो कि एसोसिएशन है SPPEL, ठीक है। तो ये फोकस करती है ऑन डॉक्यूमेंटिंग एंड प्रिजर्विंग दी एंडेंजर्ड लैंग्वेज। उसके बाद में जो है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की अगर हम बात करते हैं, सो डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल टूल्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग एंड प्रिजर्वेशन। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस रिकॉग्नाइजेस एंड प्रोटेक्ट्स द इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, सो अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं अबाउट दी लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स, तो सबसे पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अपने 8th पोर्शन में ओरिजिनली जो है लाइक देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ओरिजिनली रिटन है हिंदी एंड इंग्लिश, लेकिन उसने 22 लैंग्वेजेस को जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। संस्कृत इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक लैंग्वेज ग्लोबली, ठीक है। तमिल जो है इट हैज अ लिटरेरी ट्रेडिशन दैट डेट्स बैक ओवर 2000 years. द ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज द like precursor to most Indian scripts including देवनागरी as well, ठीक है। जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही जो है देवनागरी, जिस पर्टिकुलर फॉर्म में तुम देवनागरी में जो है हिंदी को लिखते हो, वो फॉर्म भी इसी से ड्राइव्ड है। इंडियन सेलिब्रेट्स हिंदी दिवस ऑन September 14 एवरी ईयर टू प्रमोट हिंदी। ये चीज याद रखना कि हिंदी दिवस जो होता है वो September 14 को होता है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे गाइस, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग कल्चरल फैक्ट्स मैं तुम्हें और बता दूं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली चीज तो डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर, 22 से ज्यादा स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 16 से ज्यादा जो है डायलेक्ट्स हैं। उसके साथ साथ जो है क्विजीन जो होता है नोन फॉर डाइवर्स culinary ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग दी बिरयानीज, डोसाज एंड स्वीट्स लाइक रसगुल्लास, है ना। उसके बाद में जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स ग्लोबली, सबसे ज्यादा फिल्म्स बॉलीवुड ही जो है बना रहा होता है। उसके बाद में एपिक्स की बात करें, सो रामायण महाभारत जो है ये सबसे पुराने और लॉन्गेस्ट एपिक्स हैं, ठीक है। उसके साथ साथ योगा, योगा तो तुम्हें पता ही है ना, दैट इट्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया, नाउ प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड विथ लाइक June 21 सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे, है ना। ये इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था और अभी ग्लोबली जो है प्रैक्टिस किया जाता है। एंड दिस मार्क्स द एंड टू योर कंप्लीट सिलेबस। आई होप सो तुम्हारे को अब सबको समझ में आ चुका है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में। नेक्स्ट जो है हम लोग तुम्हारे स्पोर्ट्स पोर्शन को जो है डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सो तुम्हें सबको समझ में आ गया हो। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, आप यूज द नोट्स, जाओ प्रणय 50 कूपन कोड भी यूज करो, तुम्हें मैं क्लासेस में भी मिलूंगा कोर्स के अंदर। एंड बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप सो तुम्हें सबको समझ में आ गया और सब कुछ अब तुम्हारे एकदम आंखों के सामने कि भाई ये पोर्शन मैंने पूरा डिस्कस कर लिया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।